हे दोस्तों, अभी मैं आपसे एक सिंपल सा साइकोलॉजी का क्वेश्चन पूछता हूँ, आपको उसका आंसर देना है। ठीक है। क्वेश्चन ये है ना कि समझो फॉर एग्जांपल आपकी एक ट्रेन की कंपनी है जो लंदन और पेरिस के बीच में काम करती है। बेसिकली जो लंदन से पेरिस ट्रैवल करता है वो आपकी ट्रेन लेता है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि लोग एयरलाइन से ज़्यादा ट्रैवल करना स्टार्ट कर दिया है बिकॉज उसमें उनको टाइम कम लगता है ट्रेन के कंपैरिजन में। तो अब अपना धंधा वापस से बढ़ाने के लिए आपके पास 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है, आपको जो पहले लंदन से पेरिस के बीच की जो जर्नी थी जो 3 घंटा 20 मिनट की थी वो आप कंपीट करने के लिए कम करते हो। आपके पास $8 बिलियन है जो आप लगा सकते हो उस ट्रैवल टाइम को 40 मिनट कम करने के लिए। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप मान लो कि यार एयरलाइंस तो फेमस हो ही रही है, लोग अभी ज़्यादा एयर से ही ट्रैवल करेंगे। या फिर तीसरा ऑप्शन ये है कि आप कुछ तो साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स यूज़ करो जिससे आपका इतना खर्चा ना हो लेकिन आपका बिजनेस बढ़ने लग जाए। बताओ आप कौन सा ऑप्शन चूज़ करोगे? वेल, अभी जो मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ ना वो कोई हवा में बनाया हुआ एग्जाम्पल नहीं है, ऐसा एक्चुअल में हो चुका है। 2009 में एरोस्टीन नाम की एक कंपनी थी जो सिमिलर प्रॉब्लम फेस कर रही थी, जो लंदन से पेरिस के बीच में काम करती थी, जहां लोग एयरलाइंस का ज़्यादा यूज़ करने लग गए थे जिसके वजह से उनका बिजनेस कम हो रहा था। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने $8 बिलियन लगाए न्यू ट्रैक्स बनाने में, जिससे 40 मिनट ट्रैवल टाइम के कम हो गए। लेकिन ये करने के बाद भी उन्हें इतने सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स नहीं मिले। जबकि कुछ टाइम बाद उन्होंने क्या किया पता है, उन्होंने ट्रेन में वाईफाई देना स्टार्ट कर दिया ना। वाईफाई लगाने के बाद क्या हुआ, ऑब्वियसली लोगों को इंटरनेट यूज़ करने में बहुत मज़ा आता था। इसके वजह से जो लंबा टाइम था वो लंबा टाइम उनको लंबा नहीं लगता था। ऐसे कई बार आपने नोटिस करा होगा, टाइम जो है ना वो काफ़ी रिलेटिव होता है, या फिर आप बोल सकते हो आपका जो परसेप्शन है वही आपकी रियलिटी है। कई बार जब हम लोग अपने दोस्तों के साथ गेम खेल रहे होते हैं, मज़े कर रहे होते हैं, तो घंटों ऐसे ही बीत जाते मालूम नहीं पड़ता है। बट वहीं दूसरी तरफ स्कूल कॉलेज का टाइम याद करना, जब हमें किसी बोरिंग लेक्चर में बैठना होता था तो साला वो आधे घंटे भी बरसों लगते थे और ख़त्म ही नहीं होते थे वो टाइम। एग्जाम का टाइम भी ऐसा लगता था यार कब से एग्जाम्स चल रहा है, ख़त्म ही नहीं हो रहा एग्जाम्स। ऐसा होता है ना, राइट? लेकिन इसके पीछे साइकोलॉजी है कि जब भी हम कोई अच्छा काम कर रहे होते हैं जिसमें हमें मज़ा आता है तो हमें हमारा जो टाइम है उसे हम कम परसीव करते हैं। वहीं बोरिंग चीज़ें करते हुए टाइम बहुत ज़्यादा लगने लगता है ना। ये चीज़ कई बार बिजनेस में यूज़ किया जाता है। आपने देखा होगा जोमेटो, ओला, उबर, ये सारी कंपनीज क्या करती हैं, वेटिंग टाइम दिखाते रहती है, जिसके वजह से अगेन टाइम कम नहीं होता है बट एटलीस्ट हमारी जो एंजाइटी है वो कम होती है। इतना टाइम वेटिंग है जितना हम कर लेंगे। ऐसे कई सारी साइकोलॉजिकल ट्रिक्स है जो आपको यूज़ करनी चाहिए अपनी लाइफ आसान करने के लिए, या फिर आप बोल सकते हो ये डार्क साइकोलॉजिकल ट्रिक्स है जिसे आपको कई बार बचना भी चाहिए या फिर उसको यूज़ भी करना चाहिए। ऐसी साइकोलॉजी जो होती है ना वो एक शील्ड और एक तलवार दोनों की तरह होती है, जो आपको दूसरों से बचा भी सकती है और आपको लड़ने में हेल्प भी कर सकती है। तो इसीलिए अभी मैं आपसे और 10 क्वेश्चंस पूछने वाला हूं जो साइकोलॉजी से रिलेटेड रहेंगे और जो आपको साइकोलॉजी के 10 और प्रिंसिपल्स बताएंगे, जो साइकोलॉजी के ट्रिक्स है, हैक्स है जो आप यूज़ कर सकते हो अपनी ज़िंदगी आसान करने के लिए या ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। ठीक है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज़ यही है, जैसे कि मैंने एक पहला क्वेश्चन पूछा वैसे ही मैं 10 और क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, तो उसका आप स्कोर कमेंट करके जरूर बताना कि कितना आंसर आपने सही से दिया है। ठीक है। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। इमेजिन करो कि आप 19th सेंचुरी में पहुंच चुके हो, हनोई में, जहां फ्रेंच कॉलोनियल का रूल चल रहा है। अब वहां पे ना रैट इन्फेक्शन फैल चुका है। तो आपको लगता है रैट इन्फेक्शन कम करने के लिए यह आइडिया अच्छा होगा कि जितने भी लोग हैं वो अगर रैट पकड़ के लाके गवर्नमेंट को देंगे तो गवर्नमेंट उसके बदले उन्हें रिवॉर्ड देगी? सच दिल से आंसर करना, आपको क्या लगता है ये आइडिया अच्छा है या नहीं है? वेल, आपको बताता हूँ। 19th सेंचुरी में ऐसा कुछ हुआ था जिसकी वजह से मरे हुए रैट्स के बदले गवर्नमेंट ने लोगों को पैसे देना स्टार्ट करी थी। अब देखो, ऐसा करने के जैसे हाँ बहुत सारे रैट्स पकड़े तो गए बट उसके अपोजिट कई सारे लोग क्या करने लग गए पता है, खुद से ही रैट्स पैदा करने लग गए और उसे खुद ही मार के पकड़ के देने लग गए, एक बिजनेस बना दिया। सिमिलरली कुछ 1947 में भी हुआ था। डेड सी स्क्रोल्स जो थे जिन्हें बहुत पवित्र माना जाता है, वो जब आर्कियोलॉजिस्ट को मिला ना तो उन्होंने ये ऐलान किया कि जितने भी लोगों को स्क्रोल के पीसेस मिलेंगे ना उस पीसेस के बदले हम उन्हें रिवॉर्ड देंगे। तो इसके वजह से हुआ क्या, कई सारे लोगों को जो स्क्रोल के पीसेस मिलते थे लोग जानबूझ के उसके फाड़ के टुकड़े टुकड़े कर देते थे ज़्यादा रिवॉर्ड्स लेने के लिए। ऐसी कुछ चाइना में भी हुआ था 19th सेंचुरी में। जब डायनासोर के बोन्स जो मिलते थे ना उनके टुकड़े गवर्नमेंट को देने पे उन्हें रिवॉर्ड्स मिलते थे। तब लोगों ने क्या किया, जो उनको हड्डियां मिलती थी वो जानबूझ के वो हड्डियां उन्हें तोड़ तोड़ के देने लगते थे। अब ये चीज़ क्या दिखाती है, ये दिखाती है साइकोलॉजी का प्रिंसिपल जिसे बोलते हैं इंसेंटिव सुपर रिस्पॉन्स टेंडेंसी, जहाँ पे लोग इंसेंटिव के पीछे जब बहुत ज़्यादा फोकस करने लग जाते हैं तो वो गलत गलत काम करने लग जाते हैं। सो यहाँ पे भी लेसन यही मिलता है ना, बहुत ज़्यादा आपको इंसेंटिव पर फोकस नहीं करना चाहिए काम करने के लिए या कराने के लिए, या आपके लिए बैकफायर कर सकता है। अब आता है थर्ड क्वेश्चन पे। समझो फॉर एग्जांपल आपको क्रिकेट बहुत ज़्यादा देखना पसंद है। अब आपका जो फेवरेट क्रिकेटर है वो रिटायर हो चुका है और अब वो चले गया है पॉलिटिक्स में। आपको क्या लगता है जो फेवरेट क्रिकेटर आपका है वो जब पॉलिटिशियन बनेगा तो वो अच्छा पॉलिटिशियन बनेगा या फिर खराब पॉलिटिशियन बनेगा?
अगर आपने ऑप्शन ए चूज़ किया है तो बहुत ज़्यादा चांस है इसके पीछे एक साइकोलॉजी का इफेक्ट है जिसे बोलते हैं हेलो इफेक्ट। यूजुअली क्या होता है ना, हम जब किसी इंसान को पसंद करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कोई इंसान बहुत खूबसूरत है, बहुत अट्रैक्टिव दिखता है या दिखती है, तो उस एक क्वालिटी की वजह से हमें लगता है कि यार ये बंदा बहुत ज़्यादा फनी भी है, ये बहुत ज़्यादा स्मार्ट भी है और बहुत सारी दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स जो शायद उसके अंदर है या नहीं है उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, बट हम उससे उन सारी दूसरी अच्छी चीज़ों से एसोसिएट करने लग जाते हैं और इसे ही बोलते हैं हेलो इफेक्ट। जबकि ये चीज़ सही नहीं होती है। ज़रूरी नहीं है कि आपका जो फेवरेट क्रिकेटर है या फिर बॉलीवुड स्टार है वो बॉलीवुड में अच्छा था, अच्छी एक्टिंग कर रहा था, तो जब गवर्नमेंट में पॉलिटिशियन भी बनेगा तो वो अच्छा ही बनेगा। बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है ना, हेलो इफेक्ट हमें ऐसा फील कराता है कि नहीं वो अच्छा ही होगा। अगेन ये एक डार्क साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट है जिससे हमें बच के रहना चाहिए या फिर आप बोल सकते हैं जिसका हमें यूज़ करना चाहिए ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। समझो फॉर एग्जाम्पल दो भाई है जिनकी किराने की दुकान है, लोग उनके पास आते हैं राशन खरीदने के लिए, चावल शक्कर ये सारी चीज़ें। अब जो पहला भाई है ना वो क्या करता है, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को 1 किलो शक्कर चाहिए तो 1 किलो 100 ग्राम डालता है और फिर 100 ग्राम निकाल लेता है और ऐसे पैक करके राशन देता है। जबकि दूसरा भाई जो है ना वो इसका उल्टा करता है, वो 900 ग्राम शक्कर पहले डालता है और फिर जाके 100 ग्राम और शक्कर डाल के पैक करके देता है। अब आप बताओ इन दोनों में से कौन से भाई की दुकान ज़्यादा चलेगी? वेल अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी जो दूसरा भाई की दुकान है ना वो थोड़ी ज़्यादा चलेगी, एक साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल की वजह से जिसे बोलते हैं द लॉस अवर्जन डिकॉय। अगेन इसके पीछे का रीज़न समझो। कई बार है ना अगर कोई इंसान कोई चीज़ें दे दे और फिर अगर आपसे वो वापस ले ले तो आपको ज़्यादा बुरा लगेगा कंपेयर टू अगर वो इंसान आपको कम चीज़ें दे और फिर बाद में और ज़्यादा चीज़ें दे। हम इंसानों को ना जो चीज़ें मिलती है उसमें इतना खुशी नहीं होती है जितना गम होता है अगर हमसे कोई चीज़ें वापस ले ली जाए। सो वो भाई जो पहले ज़्यादा चावल दे रहा था फिर बाद में निकाल लिया, वो साइकोलॉजिकली इंसानों को पसंद नहीं आती है कंपेयर टू पहले कम दिया और फिर बाद में बढ़ा दिया। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इसे आप रियल वर्ल्ड में भी इसके एग्जाम्पल्स को यूज़ कर सकते हो। अगर आप बिजनेस ओनर हो, अगर आप किसी को कम सैलरी दे रहे हो और उसके बाद उसको बढ़ाओगे तो वो लोगों को ज़्यादा अच्छा लगेगा, लेकिन कंपेयर टू अगर आप लोगों को ज़्यादा सैलरी दे रहे हो और फिर बाद में काटोगे तो वो चीज़ें लोगों को ज़्यादा खराब लगेगी। सो इस डार्क साइकोलॉजी को भी समझो अपना फ़ायदा करने के लिए या फिर नुकसान से बचने के लिए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। समझो फॉर एग्जांपल आपको ना एक लड़की से जाके बात करना है, कुछ तो इंपॉर्टेंट बात करना है। आपके पास दो ऑप्शंस है, या तो आप उसको स्ट्रेट फेस टू फेस जाके बात कर सकते हो या फिर आप उसके बाजू में बैठ के उससे बात कर सकते हो। आप इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन चूज करोगे, ए या बी? वेल अकॉर्डिंग टू हेरेन फिशर्स रिसर्च या फिर साइकोलॉजी का एक कॉन्सेप्ट है जिसे बोलते हैं एंकरिंग गेज। इसके हिसाब से ना जब दो औरतें बात करती हैं आपस में तो वो लोग फेस टू फेस बात करते हैं, बिकॉज हजारों साल पहले से ही औरतें जो थी वो नर्चरिंग नेचर की थी, वो अपने बच्चों को पालती थी जहां वो आई कांटेक्ट करके बातें करती थी और ये चीज़ थाउजेंड्स ऑफ ईयर से होती आ रही है, इसलिए ये उनके लिए नॉर्मल है। जबकि मेल्स में ऐसा नहीं था। मेल्स जो होते थे हजारों साल पहले जब वो शिकार पे जाते थे तो वो यहाँ वहाँ नज़र ज़्यादा रखते थे, कहीं कोई शिकार उनका करने नहीं आ रहा है या फिर वो किसका शिकार कर सकता है, तो इसीलिए वो यूजुअली यहाँ वहाँ देखते हुए ज़्यादा बातें करते थे, चारों तरफ बोल सकते हो निगरानी करते हुए। इसीलिए ही अकॉर्डिंग टू दिस साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल अगर आपको लड़कियों से बात करना है तो ज़्यादा बेटर है अगर आप उनसे फेस टू फेस आई कॉन्टेक्ट थोड़ा बहुत बना के बात करो तो। जबकि अगर आप लड़कों से बात करना चाहते हो तो बेटर है कि आप उनके साइड में बैठ के बात करो, जहां आप इतना आई कॉन्टेक्ट नहीं रखोगे तो भी चलेगा। और यही चीज़ प्रॉब्लमेटिक है, बिकॉज कई बार औरतें जब बात करती है तो आपने देखा होगा वो लोग चाहते हैं कि आप उनसे फेस टू फेस देख के बात करो, जबकि आदमी जब भी कई बार सीरियस बात करना चाहता है तो आप नोटिस करो वो इतना ज़्यादा आई कॉन्टेक्ट करने की कोशिश नहीं करता है, वो यहाँ वहाँ देखता है और बातें करता है। और ये चीज़ मैंने भी अपनी लाइफ में कई बार नोटिस किया। बट अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी इसका रिवर्स हमें ट्राई करना चाहिए अगर हम बेटर तरीके से अपोजिट सेक्स से इंटरेक्ट करना चाहते हैं तो। अब आते हैं नेक्स्ट साइकोलॉजिकल क्वेश्चन पे जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। समझो फॉर एग्जाम्पल आपको ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, ठीक है। अब आपको ना मेल पे मेल आ रहे हैं जहाँ पे आदमी आपको प्रेडिक्ट करके बता रहा है कि मार्केट आज ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। पहली बार आप देखते हो आपको ऑब्वियसली लगता है वो फ्रॉड है, लेकिन उसका पहला जो प्रेडिक्शन है वो सही जाता है, उसके बाद दूसरा प्रेडिक्शन भी उसका सही जाता है, उसके बाद उसका तीसरा प्रेडिक्शन भी सही जाता है। अब धीरे धीरे आप कन्विंस होने लग जाते हो कि भाई ये बंदे को मार्केट पूरा अच्छे तरीके से पता है। अब आपको इंटरेस्ट आने लगता है, आप और देखते हो कि वो कितने कॉल्स ले रहा है, एक एक करके आपको रियलाइज होता है कि यार उसके सारे कॉल्स जो है ना वो सही है। अब आपके पास ऑप्शन है, वो आपको 10 लाख रुपए का एक कोर्स बेच रहा है जिसके अंदर वो आपको अपनी सारी सीक्रेट्स बताने वाला है कि कैसे वो ये ट्रेड करता है। क्या आप उसे 10 लाख वो देना चाहोगे? बिकॉज वो ये गारंटी कर रहा है कि वो आपको 1 करोड़ बनाने में हेल्प करेगा। वेल अगर आपका आंसर है हाँ, बिकॉज उसका ट्रैक रिकॉर्ड ये चीज़ दिखा रहा है कि हाँ वो प्रेडिक्ट कर सकता है मार्केट, तो रुको, आपको ये साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट समझना चाहिए जिसे बोलते हैं आउटकम बायस। देखो एक स्कैम भी है आप बोल सकते हो, जो हो भी रहा है, कई बार होता भी है लोगों के साथ। लोग क्या करते हैं, समझो फॉर एग्जांपल 10,000 लोगों को वो एक मेल भेजते हैं जिसमें से 5,000 लोगों को वो मेल भेजते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा और 5,000 लोगों को बोलते हैं कि मार्केट नीचे जाएगा। इसके बाद अगर उनका मार्केट ऊपर गया तो वो लोग फिर वापस से वो 5,000 लोगों को मेल करते हैं जिनको उन्होंने भेजा था कि मार्केट ऊपर जाएगा और 5,000 को जाने देते हैं।
उसके बाद उसके अंदर भी वो लोग वापस से कॉल भेजते हैं। ऐसे ही 5,000 से लोग डिवाइड करके 2,500 पे जाते हैं, 2,500 से और कम। समझ रहे हो, ऐसे वो लोग गेम खेलते हैं जिसके जैसे ऐसा लगता तो है कि मार्केट को सही तरीके से प्रेडिक्ट कर रहा है, बट ऐसा होता नहीं है। अब ये जो स्कैम भी है, जो कई बार होता भी है, वो एक्चुअल में रियलिटी में भी कई बार होता है। हम लोग कई बार देखते हैं कि यार ये इंसान को ये वाला आउटकम मिला है तो इसका मतलब इसको ये चीज़ पता ही होगी वो क्या बोल रहा है, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपको ड्यू डिलिजेंस करना ज़रूरी है। कई बार हमें ऐसा लगता है ना कि किसी इंसान को एक आउटकम मिला है मतलब उसको 100% पता ही होगा कि वो आउटकम उसे कैसे मिला है, जबकि ये चीज़ सही नहीं है। और ये एक बायस है, हमारा आउटकम बायस, जिससे हमें लगता है कि यार कोई इंसान अमीर बन गया है तो वो भी आपको अमीर बनना सिखा ही देगा, जो कई बार सही भी होता है लेकिन हमेशा सही नहीं होता। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। समझो फॉर एग्जाम्पल आप बाहर घूमने गए हो, आपको बहुत मज़ा आ रहा है, आप अलग अलग चीज़ें कर रहे हो, बट फिर उसके बाद क्या होता है कि आप है ना एक चिकन का सूप पी लेते हो और उसके कुछ टाइम बाद ही आपके पेट में दर्द होने लगता है। अब क्वेश्चन ये है, आपको क्या लगता है वो चिकन सूप खराब था इसलिए आपका पेट खराब हुआ या फिर ऐसे ही हो गया? वेल, साइकोलॉजी का एक कॉन्सेप्ट है जिसे बोलते हैं पोस्ट हॉक फैलेसी। आपके साथ कभी ना कभी ऐसा हुआ होगा, आपने देखा होगा, सुना होगा कि कई बार जैसे क्रिकेट की मैच चल रही है और लोग बोलते हैं कि यार अभी आना, चैनल चेंज मत करना वरना पनौती लग जाएगी, या फिर तो अभी बैठा है तो बैठे ही रहना, खड़े मत होना वरना विकेट चले जाएगी। और कई बार क्या होता है कि वो इंसान जब खड़ा हो जाता है तो विकेट चले भी जाती है, जिसके जैसे वो लोग क्या मानने लग जाते हैं कि भाई देखा तू खड़ा हुआ इसलिए विकेट चले गई। आपने सुना होगा ना, ऐसा कई बार होता है, लोग कुछ भी रीज़न बनाने लग जाते हैं। हाँ, वो टाइम के लिए तो मजाक मस्ती लगती है, बट ऐसा कई बार हम लोग रियल लाइफ में भी करते हैं। जैसे मैंने आपको चिकन सूप का एग्जांपल दिया, चिकन सूप खाने के बाद आपका पेट खराब हुआ शायद आपको लगेगा, बट ज़रूरी नहीं है कि आपका वो चिकन सूप खाने की वजह से पेट खराब हुआ। मे बी आप क्योंकि सुबह से इतना घूम रहे थे, आप थक गए थे, डिहाइड्रेट हो गए थे, या कुछ प्रॉब्लम हो गई थी जिसकी वजह से आपको पेट दर्द हुआ। देखो, जब भी कोई दो इवेंट एक के बाद एक होता है ना, तो हम लोग ट्राई करते हैं उन दो इवेंट को एक दूसरे से कनेक्ट करना। हम रीज़न ढूंढने लगते हैं कि ये क्यों हुआ होगा, और जब भी हम ये रीज़न ढूंढने जाते हैं ना कि ये क्यों हुआ होगा, तो उससे पहले जो चीज़ किए होते हैं हम लोग, कई बार हमारे दिमाग में वही आता है कि यार पेट खराब हुआ, उससे पहले मैंने चिकन सूप पिया होगा इसलिए मेरा पेट खराब हुआ। जबकि ये चीज़ हमेशा सच नहीं होती है, ये एक फैलेसी है जिससे आपको बचना चाहिए, या फिर आप बोल सकते हो जिसका आपको यूज़ करना चाहिए आगे बढ़ने के लिए। अगेन एक और क्वेश्चन पूछ सकता हूँ आपसे, आप बताओ इन दोनों में से कौन सा क्वेश्चन आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है? तुम मुझे बहुत पसंद हो बट तुम एक बेवकूफ़ हो, ये वाला सेंटेंस ज़्यादा अच्छा है, या फिर तुम बहुत बेवकूफ़ हो बट तुम मुझे बहुत पसंद हो? बताओ इन दोनों में से कौन सा वाला सेंटेंस आपको ज़्यादा अच्छा लगा, सेकंड वाला? अब देखो, बात एक्चुअली इन दोनों सेंटेंस में कम्युनिकेट सेम चीज़ करी गई थी, बट क्या पहले और क्या बाद में बोला गया उससे ही कई बार आउटकम जो हमें दिखता है वो काफ़ी अलग दिखता है। और ये भी एक साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट है। हम इंसान है ना, कई बार जो लास्ट चीज़ हुई है उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। ये चीज़ आपके साथ भी हुई होगी, आपने कोई ट्रिप का प्लान बनाया होगा स्टार्टिंग में बहुत अच्छे से, और वो ट्रिप में बहुत सारी मुश्किलें आई होगी, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आई होगी, बट स्टिल एंड में कुछ अच्छा हो गया होगा जिसके वजह से आपको लगता होगा कि नहीं वो ट्रिप अच्छी गई थी, जबकि ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये कहावत भी है ना कि अंत भला तो सब भला, बट एक्चुअली में ऐसा सही नहीं होता। ज़रूरी नहीं कि अंत भला था तो मतलब सारी चीज़ें ही अच्छी थी। ये एक साइकोलॉजी के इफेक्ट को भी आपको समझना चाहिए। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। समझो फॉर एग्जांपल आप शार्क टैंक के शार्क बन चुके हो, ठीक है। आपके सामने कंपनी का फाउंडर आता है जिसने अभी कंपनी स्टार्ट करी है। वो आपको बोलता है जो मेरे मंथली सेल्स है ऑन एवरेज वो 10 लाख रुपए के होते हैं, और ये पूरी कंपनी चलाने में मैं इन्वेस्ट सिर्फ करता हूँ 1 लाख रुपए, मतलब मुझे 9 लाख रुपए का फायदा हो रहा है। तो क्या आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? वेल, अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि हाँ करना ही करना चाहिए, तो अगेन रुक जाओ। साइकोलॉजी के एक कॉन्सेप्ट के बारे में समझो जिसे बोलते हैं इल्यूजन ऑफ एवरेज। इसे समझाने के लिए मैं एक और एग्जाम्पल देता हूँ। एक कार में 3 दोस्त जा रहे हैं। एक दोस्त की अर्निंग है $10,000, दूसरे दोस्त की अर्निंग है $5,000 और तीसरे की इनकम है $15,000। अगर आप देखने जाओगे तो एवरेज इनकम जो कार में है लोगों की वो है $10,000। लेकिन आप एग्जाम्पल में समझो, 3 में से कोई एक फ्रेंड को निकाल दिया जाए और उसके बदले एक बिल गेट्स को डाल दिया जाए उस कार में, तो बताओ उस कार का एवरेज इनकम कितनी हो जाएगी? वो बहुत ही ज़्यादा हद पार एवरेज उसका पहुंच जाएगा। बट वहीं पे अगर बिल गेट्स को निकाल दिया जाए तो अगेन एवरेज खराब हो जाएगा। इसीलिए जो साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट है जिसे बोलते हैं इल्यूजन ऑफ एवरेज, वो यही बताता है कि आपको एवरेजेस पे कभी बहुत ज़्यादा डिपेंड नहीं होना चाहिए। अगर मैं इन्वेस्टर्स के टर्म की बात करूं तो कई बार कुछ सेल्स ही होते हैं जिसके जैसे पूरा मैक्सिमम प्रॉफिट आ रहा होता है, लेकिन अगर आप एवरेज देखने जाओ तो एवरेज लोग का बहुत अच्छा होता है। बट अगर वो एवरेज सिर्फ कुछ लोगों की वजह से बहुत अच्छा है तो मतलब वो बिजनेस में इन्वेस्ट करना सही नहीं होगा। आपने इंटरनेट पे कई सारे रील्स देखे होंगे, कई सारे शॉर्ट वीडियोस देखे होंगे जिसमें लोग बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट बातें करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जैसे आपको लगने लग जाता होगा कि यार ये इंसान तो बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। एक क्वेश्चन पूछता हूँ, समझो फॉर एग्जांपल एक फाइनेंस का इन्फ्लुएंसर है जो रील्स पे बहुत अच्छे फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस बना रहा है, बहुत बड़ी बड़ी बातें, बहुत इंटेलिजेंट वीडियोस बना के वो वीडियोस डाल रहा है। आप उसका एक वीडियो देखते हो, आपको बहुत पसंद आता है, आप उसके 3-4 वीडियोस जाके देख डालते हो जिसमें वो बहुत बड़ी और बहुत अच्छी बातें बोल रहा होता है। अब आपको क्या लगता है, वो इतनी अच्छी बातें बोल रहा है, इसका मतलब वो सच में फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्मार्ट है या फिर नहीं?
वेल जस्ट बिकॉज उसने बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस बना के डाले हैं इसका मतलब ये नहीं है कि वो शायद फाइनेंशियली बहुत स्मार्ट है। मैक्स प्लैंक ना, उन्होंने बहुत बड़े प्राइजेस जीते थे फिजिक्स में। अब उन्होंने क्या किया कि वो है ना क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर जाके जर्मनी में कई सारी स्पीचेस देते थे और हर बार वो जो स्पीच जाके देखते थे वो ऑलमोस्ट सेम देते थे। अब उनके साथ जो उनका शॉफर था ना वो सारी बातें सुनता रहता था, जिसकी वजह से क्या हुआ कि उसने ना पूरा रट्टा मार लिया था उनकी जो स्पीच थी। ऐसी उसने एक दिन मजाक में बोला आपके बजाय मैं स्पीच दे दूँ। अब प्लैंक को ये बात काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी, उन्होंने बोला चलो ठीक है एक बार एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। स्टेज पे जाके उस शॉफर ने एग्जैक्टली उनकी स्पीच जाके वहाँ पे दे दी। बट प्रॉब्लम तब हुई जब वहाँ से एक बंदे ने खड़े होके उनसे क्वेश्चन पूछ लिया उस बंदे से, शॉफर से, क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर। अब क्योंकि उस शॉफर को रियल नॉलेज थी नहीं तो अगेन उसने एक स्मार्ट चीज़ यहाँ पे करी। उसने बोला कि ये जो तुम क्वेश्चन पूछ रहे हो वो बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर तो मेरा ड्राइवर भी दे सकता है। बेसिकली वो प्लैंक को अपने ड्राइवर बोल रहे थे जिनको उसका आंसर पता था। अब वैसे तो ये स्टोरी थोड़ी फनी है, थोड़ी इंटरेस्टिंग है, बट इसके पीछे एक साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट भी छुपा है जिसे बोलते हैं शॉफर्स नॉलेज। कई बार लोग ऐसा जताते हैं, दिखाते हैं कि उन्हें बहुत नॉलेज है, लेकिन सच में उनके पास कई बार नॉलेज होती नहीं है। इसीलिए इस साइकोलॉजी के डार्क कॉन्सेप्ट को भी समझ के रखो। जस्ट बिकॉज आप सुन रहे हो किसी की बात, आपको लग रहा है वो स्मार्ट है, तो ज़रूरी नहीं वो स्मार्ट है। आप उससे क्रॉस क्वेश्चंस करोगे, थोड़ी ज़्यादा बातें करोगे, तभी आपको रियलाइज़ होगा कि हाँ वो एक्चुअल में स्मार्ट है भी कि नहीं। अच्छा आपको पता है ये जितनी भी बातें मैंने आपको बताई है क्वेश्चन और आंसर फॉर्मेट में बताई है, और ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया एक बहुत ही अमेजिंग बुक से जिसका नाम है द आर्ट ऑफ थिंकिंग क्लियरली बाय रॉल्फ डोबेली। इस बुक में आप बोल सकते हो 99 टोटल ऐसे फैलेसीज है, साइकोलॉजी कॉन्सेप्ट है जो ऑथर ने एक्सप्लेन किए हैं इस बुक में। अगर आप चाहते हो कि मैं और ऐसे साइकोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स आपके साथ शेयर करूं तो कमेंट करके जरूर बताना। अगर इस वीडियो पे 2000 लाइक्स आ जाते हैं 1-2 दिन में तो मैं ट्राई करूंगा नेक्स्ट वीक ही इसके ऊपर एक और वीडियो बना दूं, ठीक है। ऐसी साइकोलॉजी के कुछ और इंटरेस्टिंग इफेक्ट्स है जिसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और भी पावरफुल मैंने कॉन्सेप्ट साइकोलॉजी के बताया है। आप वो वाला वीडियो जरूर जाके देखना, आई बटन पे या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।